14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान के इस बंटवारे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि इतिहास में पहली बार एक ऐसा देश बना जिसके दो हिस्से थे और इन दोनों हिस्सों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर का फासला था। और इस बीच में वही देश था जो इस नए पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, यानी कि हमारा भारत। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान था और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान वही था जिसे आज दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। पश्चिमी पाकिस्तान में मुख्य रूप से पंजाबी, सिंधी, पश्तून और मुहाजिर मुस्लिम थे, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में मुख्य रूप से बंगाली मुसलमान और हिंदू आबादी रहा करती थी। पाकिस्तान के इन दोनों हिस्सों के बीच में ना तो कोई जमीनी रास्ता था और ना ही कोई सांस्कृतिक मेल। जो चीजें इन्हें जोड़ रही थी वो सिर्फ एक ही चीज थी, और वो था मजहब, मुस्लिम मजहब। वही मजहब जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था। लेकिन क्या सिर्फ एक धर्म दो अलग अलग प्रजातियों और संस्कृतियों को बांधने के लिए काफी था? इन्हीं सवालों के जवाबों को जानने के लिए हम उन आंकड़ों की बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के पहले दिन ही दूसरे बंटवारे की कहानी लिख दी थी। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि कैसे और क्यों पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से भारत को इस युद्ध में कूदना पड़ा और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना पड़ा, और कैसे पाकिस्तान की अपनी गलतियों ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1947 में पाकिस्तान की कुल आबादी का 56% हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में रहता था, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में सिर्फ 44% आबादी थी। क्षेत्रफल के हिसाब से भी पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भी ज़्यादा आबादी पूर्वी पाकिस्तान में रहा करती थी। लोकतांत्रिक कायदे से सत्ता का केंद्र ढाका होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा आबादी तो वहीं पर थी, लेकिन फिर भी राजधानी बनी कराची, जो पूर्व से 1600 किलोमीटर दूर थी। सिर्फ सत्ता ही नहीं, जुबान पर भी हमला हुआ। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या में से 54.6% लोग बांग्ला बोलते थे, जबकि सिर्फ 7.2% लोग उर्दू बोलते थे। इसके बाद 38.2% लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज जैसे कि पंजाबी, सिंध, पश्तो और बलूची भाषा बोला करते थे। अब देखा जाए तो नेशनल लैंग्वेज तो वही होनी चाहिए थी जो सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही, क्योंकि पाकिस्तान को बनाने वाले और चलाने वाले दोनों को उर्दू भाषा से काफ़ी लगाव था, तो इसीलिए उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने कहा ठीक है, उर्दू को रखिए, लेकिन कम से कम बांग्ला को दूसरी भाषा या स्टेट लैंग्वेज का दर्जा तो दीजिए। लेकिन सत्ता के नशे में चूर पश्चिमी पाकिस्तान ने ये मांग ठुकरा दी। ये सिर्फ भाषा का विवाद नहीं था, ये 56% जनता की पहचान को मिटाने की शुरुआत थी। मार्च 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार ढाका पहुंचे। लोगों को उम्मीद थी कि जिन्ना उनके दुखों को समझेंगे, लेकिन 21 मार्च को रेस कोर्स मैदान और फिर 24 मार्च को ढाका यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने जो कहा, उसने आने वाले 23 सालों के लिए नफरत की नींव रख दी थी। जिन्ना ने साफ लफ्जों में कहा, स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू बी उर्दू एंड नो अदर लैंग्वेज। जैसे ही ये शब्द गूंजे, छात्रों के बीच से विरोध की आवाजें उठनी शुरू हो गईं। बंगालियों का तर्क सीधा था, अगर 56% आबादी बांग्ला बोलती है तो उर्दू को अकेला दर्जा क्यों? क्या बंगाली पाकिस्तान के दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? क्या हम पाकिस्तान में बराबर के नागरिक नहीं हैं? आगे क्यों पाकिस्तान अपने दूसरे हिस्से के साथ सौतेले भाई की तरह बर्ताव कर रहा है? जिन्ना की इस हठधर्मी ने बंगाल के पढ़े लिखे युवाओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उन्होंने एक ब्रिटिश गुलामी से निकलकर पश्चिमी पाकिस्तान की गुलामी में कदम रख लिया है। इसके बाद एक बार फिर 27 फरवरी 1952 को उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन ने फिर एक बार दोहराया कि उर्दू ही राष्ट्रभाषा होगी। तो पूर्वी बंगाल में फिर से हलचल मच गई। लोग सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लगे। तभी पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। अब्दुल बरकत, रफीकुद्दीन अहमद और अबुल जब्बार जैसे कई लोग मारे गए। लेकिन फिर भी ये इकलौती वजह नहीं थी।
जिसकी वजह से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था, और भी दूसरे और बड़े कारण थे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का 70% विदेशी पैसा पूर्वी बंगाल के जूट को बेचकर आता था, लेकिन वो सारा पैसा इस्लामाबाद और कराची को चमकाने में खर्च हो जाया करता था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इकोनॉमिक ड्रेन यानी आर्थिक लूट की। हम आंकड़ों के साथ देखेंगे कि कैसे बंगाल की गरीबी से इस्लामाबाद की आलीशान सड़कें बनाई गई, कैसे 1950 तक आते आते पश्चिमी पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय पूर्वी हिस्से से 20% ज्यादा कैसे हो गई, और वो कौन से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जिन्होंने बंगालियों को यकीन दिला दिया कि उनका इस्तेमाल सिर्फ एक कॉलोनी की तरह किया जा रहा है। कैसे सेना और सिविल सेवा में 90% से ज़्यादा लोग पश्चिमी पाकिस्तान के थे, जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान के पास कोई भी पावर नहीं थी। इन सभी सवालों के जवाब हम अगले एपिसोड में जानेंगे।